Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this current affair module number 4 out of total 15. दोस्तों, we have committed to you that we are going to give you total 15 modules before your CLAT and possibly this is what we are going to do in the next few days. So this is our fourth module and I'm sure अभी तक के 3 मॉड्यूल पे आपको बिल्कुल फ़ायदा हो रहा होगा. उसका PDF डाउनलोड करना भूलिएगा मत. It is available on protalentdigital.com. ओके सो दोस्तों, आपको जाना है protalentdigital.com पे. वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है. यस, जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन है वो 10 डेज तक आपका फ्री चलेगा. प्लीज़ वहाँ पे रजिस्टर करके ये PDF आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं. आज हम क्या बात करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मॉड्यूल फॉर रिविजन लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, पोस्टल बैलेट के बारे में क्या चेंजेस हो रहे हैं, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज इन कंट्रोवर्सी, यूएसए का बहुत ही बड़ा F-35 प्रोग्राम, ठीक है, जो बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसमें इंडिया को भी मदद हो सकती है. यूएसए क्विट्स INF, ये बहुत रेगुलरली उसके बारे में बात होती है. कुलभूषण जाधव, ICJ एंड वियना कन्वेंशन, ठीक है, किस तरीके से इसके बारे में बातें होगी, है ना. कंज्यूमर एक्सेस के ऊपर ICJ का क्या जजमेंट था, ठीक है. NIA के बारे में हमने कल बात करी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ CBI एंड NIA आर डिफरेंट. CCTS software in all police stations or mostly in all police stations in the country. RCEP, है ना, इंडिया ने फाइनली RCEP साइन नहीं किया. So I'm sure you know what is RCEP. Give me the full form of what is RCEP. Migrant workers का data on the state wise. This is before you can say COVID. Okay, कोरोना के पहले का ये डेटा है, so that you know that during this lockdown how migrants might have migrated from a large places. सबरीमाला केस का क्या कहानी चल रहा है, विटनेस प्रोडक्शन स्कीम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या है, इंडिया भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में बात करेंगे. तमिल रेफ्यूजीज आर डिमांडिंग ड्यूअल सिटीजनशिप. व्हाट इज दैट? Obviously that cannot be fulfilled. भारत में पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है, और 2019 और 20 का साल तो पक्का ही रहा सिटीजनशिप के बारे में बात करने के लिए. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बड़ा बदलाव आया था और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसेस और पनिशमेंट बढ़ गई थी. इवोल्यूशन ऑफ IPC एंड CRPC, क्या चेंजेस रहे, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट और मनम इनिदू के बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस. अगेन से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था, ठीक है, जून 2018 में, ठीक है, एंड अगर वो अपने कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको ब्लैक लिस्ट में रखेंगे. अभी भी इट इज़ इन you can say gray list only. Okay, so FATF is an intergovernmental task force. क्या फुल फॉर्म है उसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ओके, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव है प्राइमरली टू इम्प्लीमेंट वेरियस मेजर्स ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्डरिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. पाकिस्तान के ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप है कि ये टेरर फाइनेंसिंग करता रहता है और मनी लॉन्डरिंग में तो बहुत आगे बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है. सो इफ पाकिस्तान गेट्स इनटू ब्लैक लिस्ट तो पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगी IMF की तरफ से, ADB की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से. दोस्तों, आपको याद हो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया पुट अ बैन ऑन पाकिस्तान फ्रॉम गिविंग लोन एज वेल एज सेलिंग ऑयल. ये दो चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बैन लग गया. सऊदी अरेबिया ने किया. क्यों किया, कैसे किया, वो तो मतलब आपकी पढ़ाई का पार्ट रहेगा, आप उसको थोड़ा एक बार स्टडी कर लीजिएगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट यू शुड नो दिस FATF. ओके, ग्रेट, ठीक है. वन नेशन वन राशन कार्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिलीव मी, ये जो स्कीम है उसने लॉकडाउन में काफ़ी मदद करी, ठीक है दोस्तों. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, करंटली 85% ऑफ राशन कार्ड्स आर कनेक्टेड टू आधार एंड इसीलिए जो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड यू कैन से फ्री फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है. ये अगर आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती दोस्तों. माइग्रेंट्स वुड ओनली बी एलिजिबल फॉर सब्सिडीज सपोर्टेड बाय सेंटर एंड द सब्सिडीज आर कनेक्टेड टू
Aadhaar, and this Aadhaar is connected to Jandan, you can see योजना वाला अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, जिसके द्वारा डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है. राइस इज सोल्ड एट 3 रुपीज पर केजी टू देम, व्हीट इज सोल्ड फॉर 2 रुपीज पर केजी एंड 1 रुपी पर केजी पे उनको दूसरे सीरियल्स मिलते हैं. ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिसके अंदर वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के अंदर, ठीक है, यू हैव वन रेशन कार्ड एंड यू कैन एक्सेस एनी सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जहां से आप ये सामान खरीद सकते हैं. ठीक है दोस्तों, ये रोल आउट करने का टारगेट था. ठीक है, 1 जुलाई 2020. ठीक है, और ये चालू हो चुका है. It is, you can say, going on and people are gaining benefit out of this. ठीक है, पोस्टल बैलट के बारे में अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को यू कैन से अमेंड करने की कोशिश करी है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमिंग अंडर यू कैन से विच आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल बताइए दोस्तों. ठीक है, उसमें टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मतलब फर्स्ट अमॉन्ग्स इक्वल है, तीनों 3 इक्वल है, बट इज फर्स्ट अमॉन्ग्स इक्वल. जब 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा, वॉट एवर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड्स, दैट्स द फाइनल थिंग. यस, सो हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट्स में जल्दी. ग्रेट. सो द डिसेबल्ड पीपल and the people over 80 years of age, that is senior citizens beyond 80 years of age, can now cast their vote through postal ballot. दोस्तों, आपको याद होगा बिहार में जो 65 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों के लिए जो ये पोस्टल बैलेट करने का प्लान था, उन्होंने बोला कि लॉजिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू इट. नाउ व्हाट इज दिस पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि यू आर नॉट एबल टू गो टू द बैलेट, दैट मीन्स यू कैन नॉट गो टू वोट. सो आप घर पे बैठे बैठे पोस्टल बैलेट के द्वारा कर सकते हैं. भाई कौन कौन कर सकता है ऐसा? आर्म फोर्सेस कर सकते हैं, स्टाफ who are assigned the poll duty on the day, yes, 80+ एज ग्रुप एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी. तो ये तरीके के लोगों को पोस्टल बैलेट असाइन किए जाएंगे. यस और नो? ग्रेट दोस्तों, अभी आपको बिहार का इश्यू पता होना चाहिए. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. स्वीडिश अकेडमीज चॉइस फॉर पीटर हैंडके फॉर 2019 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर क्रिएटेड कंट्रोवर्सी. दोस्तों, आपको याद होगा कि ये लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है, दैट इज रिमेन इन कंट्रोवर्सी. 2018 का प्राइज नहीं दिया था, वो 2019 में डिसाइड किया गया था, क्योंकि पूरी कमेटी के ऊपर, उनमें से ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप था. ठीक है, सो वो अभी इस बार क्या कंट्रोवर्सी हुई? हैंडके, पीटर हैंडके जो है वो नॉवेलिस्ट है, प्ले राइट और एसेइस्ट है. ठीक है, ही डाउनप्लेड सर्बियन एट्रोसिटीज इन बाल्कन वॉर. तो दोस्तों, जब आपको नोबेल प्राइज मिलता है, आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ करी है जो कैसे पूरे यूनिवर्सल विचारों के मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको दिक्कत हो सकती है. ठीक है, ही डिफेंडेड सर्बियन प्रेसिडेंट कैसे स्लोबोदान मिलोसेविक हु वाज इंडिक्टेड ऑफ वॉर क्राइम. ठीक है, एंड ही स्पोक एट मिलोसेविक्स फ्यूनरल इन 2006. उनके फ्यूनरल में भी अगर आप चले गए तो पक्का पंगा. अब मानो फॉर एग्जांपल मोदी साहब तो अभी गोधरा कांड में क्लीन चिट तो मिली है, पर मानो अगर वो फंस जाते और किसी ने मोदी साहब की ऊपर कोई एक स्पीच लिख दी है, कहीं बोल दिया, तो उसको नोबेल प्राइज मिलने में दिक्कत हो जाती है. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पार्ट इज स्वीडिश एकेडमी 2018 का नोबेल प्राइज इज गिवन टू ओल्गा टोकारजुक फ्रॉम पोलैंड. पोलैंड से मिला है दोस्तों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओल्गा टोकारजुक पॉलिश राइटर है, 15th वुमन टू गेट दिस लिटरेचर प्राइज. लिटरेचर में women are getting quite regular, you can say, part. ठीक है, टोकारजुक received the ire of Polish nationals. ठीक है, death threats from her statement that Polanders too had committed horrendous acts as colonizers. दोस्तों, पोलैंड और यूके, ठीक है, एक तरीके से मतलब साथ में है, पर पोलैंड जब बहुत सारी जगहों के ऊपर जाकर एक ऐसे लड़ाइयाँ लड़ता था, ठीक है, तब ये कॉलोनाइजेशन का काम किया था और उसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था. यूएसए का आर्म्स डील ऑफ सेंचुरी
is known as F-35. It is an international weapon contract between USA and its supporter, that is allies and various developing countries for fifth generation of fighter jets. The signatories to deal contributed capital for the research and development of F-35 jet. F-35 जेट प्लेन है, ठीक है, और वहां से ये F-35 प्रोग्राम आया. यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे, यूएसए के जो एलाइज होंगे, उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे उनको अगेन से डाला जाएगा. सो आपको ये बताना है इंडिया कौन से लेवल पे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. टर्की इज लेवल 3 पार्टनर विच रिक्वायर्स टू कमिट बिटवीन 100 to 200 मिलियन. दोस्तों ये जो प्रोग्राम है उसमें आप अगर कंट्री हो तो आपको कमिटमेंट देना है, मैं आपके साथ एक साल में इतना क्वांटिटी सामान परचेज करूंगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू यू कैन से गिव सपोर्ट फॉर. ओके, टर्की को एक और परेशानी है दोस्तों, उन्होंने S-400 रशिया से परचेज किया था. आपको याद होगा कल हमने बात करी थी S-400 क्या है, ये रशिया से ये क्या चीज हमने भी खरीदने का प्लान किया है और वो काटसा में आ जाता है. ये सुनो, बताइए दोस्तों काटसा का फुल फॉर्म और ये S-400 का गणित क्या है. यूएसए हैज विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम INF which is called Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. ठीक है, it is formally withdrawn. You can say it is a pact between USA and Russia. Okay, so this is they retracted on 2nd August after determining that Moscow was in violation of the treaty. उनको लगा कि मॉस्को वायलेट करता है, ठीक है, रशिया बोलेगा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. It rejected US demand to destroy the new missile called Novator 9M729 known as SSC-8 by NATO Western Military Alliance. और ये जो मिसाइल है, ठीक है, which is violating the agreement between USA and Russia, इसीलिए ये डिमांड हो रही है. ठीक है दोस्तों, what are the drawbacks of this INF treaty? INF treaty बोलता है no nuclear warheads were dismantled. ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड डिसमेंटल नहीं हुए. उन्होंने बोला कि जो हमारे मिसाइल है वो एक पर्टिकुलर लेवल से हम ज़्यादा बनाएंगे नहीं. ठीक है, सिमिलर रेंज एयर लॉन्च, सी लॉन्च मिसाइल्स वर नॉट कंस्ट्रेंट. इट इज ओनली सरफेस, जमीन वॉज इन्वॉल्व. इट वॉज अ बायलैटरल. ठीक है, कोई दूसरी कंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया नहीं. ठीक है, सो देयर बाय कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. पूरे वर्ल्ड में कोई इंपैक्ट आया क्या इससे? नहीं. इट वॉज बिटवीन यूएसए एंड रशिया. हालांकि दोनों बड़े लीडर्स हैं और उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आर्म्स है, तो ये परेशानी तो है ही, उसका तो कोई दूसरा तोड़ नहीं है. पर इन परेशानियों से बचने के लिए, ठीक है, इन परेशानियों से बचने के लिए इन दोनों ने अच्छा काम किया था. INF ट्रीटी करी थी, अब वो INF ट्रीटी तो रही नहीं, क्या करेंगे पता नहीं. ठीक है, एंड सिमिलरली देयर वाज स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स कॉल्ड SALT. इट स्टार्टेड इन 1969. इट प्रोड्यूस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. This is an executive agreement limiting number of intercontinental ballistic missile and submarine launch ballistic missile with USA. 2002 में USA ने unilaterally अपने आप को SALT में से निकाल दिया था. ठीक है, now they have also signed new strategic arms reduction treaty. It was signed in 2010. It limits each side to have 1550 warhead and 700 डिलीवरी आइटम्स. ठीक है, तो ये ओवरऑल एक नई स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी तो है उनके पास. भले वो INF में से निकल गए, इसके पहले वो USS SALT में से निकल गया, बट दैट्स ओके. अभी भी कोई ना कोई तरीके से रिस्ट्रिक्शन है. आपको याद होगा इंडिया ऐसी ट्रीटीज के अंदर वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, यस दैट इज वासेनार अगेंस्ट अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, और MTCR. इन चार में से से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अलावा इंडिया बाकी सबका मेंबर है. यस, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में NSG में चाइना हमें एंट्री नहीं देता है. यस, चलिए ग्रेट दोस्तों. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज इन द न्यूज प्राइमरली फॉर कुलभूषण जाधव केस. दोस्तों सो ये एग्जैक्टली है क्या? यूनाइटेड नेशन का प्राइमरली जुडिशरी ब्रांच है. ठीक है, इट इज देयर एट पीस पैलेस हेग, नीदरलैंड्स में है. ठीक है, सो इंटरनेशनल लॉ है. डिस्प्यूट हुआ कोई भी लीगल नेचर का बिटवीन टू कंट्रीज, दे विल बी अगेन से सॉल्विंग इट. आर्टिकल नंबर 94 establishes the duty of all UN members to comply with the decisions of the court
If parties do not comply, issue may be taken before Security Council for enforcement, you can say, about that particular, you can say, part. Okay, so exactly हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया था. दे सेड इट्स अ स्पाई. इंडिया बोलते हैं कि वो स्पाई नहीं, इंडिया के एक बिजनेस ऑफिसर है. ठीक है. सो पाकिस्तान ने उनको यूनिलेटरली फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी. तो ये केस पहुंचा था आईसीजे में. सो आईसीजे का जजमेंट आया दैट पाकिस्तान शुड गिव इंडियन गवर्नमेंट कंस्यूलर एक्सेस टू मिस्टर जाधव. ठीक है. डिनायल ऑफ कंसुलर एक्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल नंबर 36 of Vienna Convention of 1963, which is on which Pakistan is also signatory. India is also signatory. Vienna Convention, ठीक है, is on consular access. So भैया जो भी मतलब स्पाई है या कोई भी इंडिया के कोई भी से लोगों को अगर दूसरी कंट्री ने पकड़ा है और वो वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्सेस का पार्ट है तो हमें कंसुलर एक्सेस होगा. ठीक है, हम उनके साथ बात कर सकते हैं. ठीक है. ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस कंसुलर एक्सेस? द एबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री टू हैव एक्सेस फिजिकल और वाया कम्युनिकेशन विद द कंसुलर ऑफिशियल्स ऑफ देयर ओन कंट्री व्हाइल दे आर इन द फॉरेन कंट्री. The state which detains a national of another country must allow consular access. This is very important. Okay, so this is कुलभूषण जाधव का केस है. कंसुलर एक्सेस ये याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन 1963 आर्टिकल नंबर 36 के मुताबिक कुलभूषण जाधव. आर दिस जजमेंट ऑफ आईसीजे बाइंडिंग on, you can say, every countries? as such you can say they are binding. ठीक है. आर्टिकल नंबर 94 बोलता है कि भाई वो यूएन अगर की बात अगर कोई मानेगा नहीं तो यूएन उसको सिक्योरिटी काउंसिल में बात कर पाएगा. ठीक है. जजमेंट्स आर फाइनल एंड विदाउट एन अपील. ओनली इफ देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन पार्टीज कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. वापस अपील पे अपील नहीं होगी. चलिए, ग्रेट दोस्तों. हमने कल बात करी थी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ठीक है दोस्तों, बताइए NIA का एक्ट कौन सा है? ठीक है, और उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया? दोस्तों, NIA और CBI is a Central Bureau of Investigation. NIA is a National Investigation Agency. CBI comes under दिल्ली पुलिस, है ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आता है. सो उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स can possibly stop, you can say, CBI's influence in their own state. Yes, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, they said we do not accept CBI's jurisdiction in our state. ओके, तो अगर उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है सेंटर के साथ स्टेट ने तो CBI का वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. ठीक है, पर अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो नहीं हो सकता. Yes or no? So CBI has to seek permission of the state government before investigating the case, while NIA doesn't have that kind of, you can say, limitation. It is more powerful than CBI. It can take suo motu cognizance of any terrorist activity in any part of the country. It can register a case, enter in any state without needing any kind of permission. दोस्तों, ये CBI को परमिशन चाहिए, NIA को परमिशन नहीं चाहिए. और NIA के पास स्वीपिंग पावर है, क्या से क्या कर सकता है आप और मैं सोच नहीं सकते. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क called CCTNS network was rolled out nationally. ठीक है. It is now deployed in 14,764 police station out of 15,705 police stations. इंडिया में 15,705 पुलिस स्टेशन है, उनमें से 14,764 पुलिस स्टेशन में इन्होंने ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लगा दी है. नाउ दे हैव टू पुट देयर FIR इन दिस सॉफ्टवेयर. यस और नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों, ये समझना जरूरी है दैट इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम is a need of the hour. What is the meaning of interoperability? So for example, what happened in Mumbai and Bihar police would like to investigate it, it is possible. They should be given interoperability. है ना, अपने यहाँ तो बिल्कुल वो स्टेट पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, बट स्टिल दिस इज रियली अ नीड ऑफ द आवर. कोर्ट, प्रिजन, पुलिस, फॉरेंसिक लैब, प्रोसिक्यूशन, ये सब एक साथ काम करने चाहिए. अगर वो एक साथ काम नहीं करेंगे
तो दोस्तों हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करेगी, ठीक है, वो एकदम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी. देन व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग, इट्स अ फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम. तो वहाँ से फिर माफिया बनते हैं, गुंडे बनते हैं, प्रिजन में गुंडे बनते हैं, और बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ पे होती है, ठीक है. सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट OIC, आपको याद होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ. जेद्दा सऊदी अरेबिया में इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, 57 स्टेट्स उसके मेंबर हैं, ठीक है. और इन्होंने, ठीक है, OIC ने UAE की कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया ये एक बड़ी परेशानी है, ठीक है. क्या परेशानी बोला कि उन्होंने ये बोला दैट आर्टिकल 370 जो अगेंस्ट से इंडिया ने किया है वो गलत है, ठीक है. दोस्तों इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रबात, किंगडम ऑफ मोरक्को इन 1969, ठीक है, फॉलोइंग द क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम. सो एक आर्सनिंग हुई थी, आगजनी हो गई थी, आपको याद होगा, नोत्रेडेम, ठीक है, जल गया था. नोत्रेडेम पेरिस में आया, ठीक है, और पूरा मतलब वहाँ पे आग लग गई थी. आग लगने के कारण की पूरी पुष्टि तो हो नहीं पाई अभी तक, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ से चली गई थी. नोत्रेडेम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था जो जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था तब उनको कांटों का ताज पहनाया गया था. वो कांटों वाला ताज नोत्रेडेम के अंदर है, ठीक है. तो उसको बचाना वॉज अ क्रूशल थिंग, बचा लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. आपको याद होगा UAE ने, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ जायद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिस्टर मोदी को दिया था, ठीक है, करीबन 2019 में इसको दिया था. दोस्तों RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बाय चाइना, एक समय था करीबन लेकिन से अक्टूबर नवंबर का टाइम था 2019 में, जब ये RCEP बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया वॉज अबाउट टू साइन RCEP. इंडिया ने अपने बहुत सारी बातें रखी और चाइना उस बात को समझ नहीं पाया और इसकी वजह से फाइनली we did not sign RCEP. Okay, so Indian dairy farmer were worried about it, ठीक है, because न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा मिल्क आ सकता था और जिसकी वजह से इंडिया का अगेन से पूरा बिजनेस की 12 बज जाती. हालांकि बच चुके हैं. RCEP हमें डेयरी में इम्पैक्ट करने वाला था, टेक्सटाइल में इम्पैक्ट करने वाला था, ठीक है, और ये RCEP से हम दूर रह गए, अच्छी बात है. और ये आज आत्मनिर्भर भारत के साथ इसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है, ठीक है. सो दोस्तों RCEP का फुल फॉर्म, RCEP का हेडक्वार्टर और RCEP के हेड कौन है बता दीजिए दोस्तों. अब हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे जाते हैं कि माइग्रेंट किसको बोलते हैं. दोस्तों लॉकडाउन के दौरान migrant workers were in the news. So registrar of general and census commissioner data के मुताबिक what is the definition of migrant? When a person is enumerated in a census at a different place than his place of birth, ठीक है, he or she is considered to be a migrant, ठीक है. तो आप में से बहुत सारे लोग माइग्रेंट होंगे, ये सुनो. चलिए ग्रेट दोस्तों. माइग्रेशन डेटा बिगिन टू बी कलेक्टेड विद सेंसस ऑफ 1872 और तब से लेके ये इसको हम मतलब अलग अलग समय पे करते रहते हैं, ठीक है. सो 2011 सेंसस में माइग्रेशन का डेटा क्या आया. और 45 करोड़ इंडियंस वर फाउंड टू बी माइग्रेंट फॉर वेरियस रीजन. ओनली अराउंड 12% which is 5.4 crore moved to a state from another and around 39.6 crore moved within the state, ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग ये विद इन स्टेट वाले होंगे और ये शायद आप में से कुछ ये 5.4 करोड़ में आते होंगे, ठीक है. 2011 सेंसस में ये माइग्रेशन का नंबर था 31.45 करोड़. 2011 में ये हो गया 45 करोड़. सो दिस इज इंक्रीजिंग. व्हाट आर द मेन रीजंस? मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट आर द बिग रीजन, ठीक है. महाराष्ट्र हैड मोर माइग्रेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश देन फ्रॉम बिहार, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में बिहार के बहुत सारे माइग्रेंट हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है. गुजरात हैज ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम राजस्थान देन फ्रॉम बिहार. यस, तो ये जो बोला जाता है कि भाई बिहार से लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. आजू बाजू नज़दीक के स्टेट से ज़्यादा आते हैं. देखिए दोस्तों, माइग्रेंट्स टू फ्रॉम सिलेक्टेड स्टेट्स, ठीक है. महाराष्ट्र में टोटल 5.74 करोड़ माइग्रेंट्स हैं. उनमें से उनके पास यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP, पंजाब, इतने माइग्रेंट्स हैं. आप देखिए बिहार में से 5.68 है, MP में से 8.24 लाख है.
यस और नो? हाँ, हालांकि यूपी में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में देखें तो 2.7 करोड़ है, उनमें से यूपी ओवरऑल नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, और इस तरीके से ये दुनिया चलती है। तो ये डेटा है। सो दोस्तों, ये जो माइग्रेशन लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुआ होगा, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से गए होंगे? जो आपके सामने डेटा है, ये सुनो, महाराष्ट्र से लोग सबसे ज़्यादा गए होंगे, ठीक है। अभी यूपी में बिहार से लोग ज़्यादा है ना, आजू बाजू से ज़्यादा है। सो दे वर वेरी नियर बाई रीजन. So I don't think that Uttar Pradesh may have been affected, West Bengal may have been affected heavily. Which were the major states were affected? Maharashtra and Gujarat. They must have affected in a big way. देखिए दोस्तों, दिस माइग्रेशन सबसे ज़्यादा अभी हमने देखा यूपी, बिहार और ये सब जगह से है। और माइग्रेंट्स इन दिल्ली इन 2011 के ऊपर बात करें, सो दोस्तों उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। तो सब जगह पे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की चिंता अभी बढ़ गई होगी, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ और टर्म्स भी देख लेते हैं। असाइलम सीकर एंड रेफ्यूजीज। यू नो असाइलम सीकर, कौन कौन असाइलम सीकर है इंडिया में? असाइलम सीकर के बारे में अगर बात करें, सो वी हैव जैसे तिब्बत से आने वाले दलाई लामा, बांग्लादेश से आने वाली तस्लीमा नसरीन, yes or no, they are asylum seeker. You know this Edward Snowden of USA got asylum in which country? बताइए दोस्तों। एडवर्ड स्नोडेन, ठीक है, आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडेन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 विकीलीक्स वाले, है ना, जूलियन असांज। विकीलीक्स वाले जूलियन असांज को किसने से असाइलम दिया था? ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। सो someone who is seeking international protection, that is known as asylum seeker. He is someone who claim has not yet been finally decided by that country in which he or she is submitted. Not every asylum seeker will be ultimately recognized as a refugee. जरूरी नहीं है ना, but every refugee is initially asylum seeker, फिर उसको बाद उसको refugee बोलेंगे। Who is a refugee? है ना, don't tell me अभिषेक बच्चन। Okay, anyway, he is a person who has fled their country of origin and is unable or unwilling to return because of well-founded fear of being persecuted because of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or a political opinion. दोस्तों, 1951 Refugee Convention on UNHCR and 1967 Protocol are guiding principles of refugees. क्या प्रिंसिपल है? 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन ये बोलता है दैट द प्रिंसिपल इज नॉन रिफाउलमेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिफाउलमेंट? इट asserts that a refugee should not be returned to a country where they face serious threats to their life or a freedom. ठीक है, और इसी के बेसिस के ऊपर पूरा इंटरनेशनल लॉ चलता है। ठीक है दोस्तों, ये रेफ्यूजी कन्वेंशन याद करो, रेफ्यूजी रामायण से आया था। ठीक है, रामायण में भी रेफ्यूजी, महाभारत में भी रेफ्यूजी। रामायण में कौन रेफ्यूजी? विभीषण। ये सुनो, विभीषण ने लंका त्यागा, लंका त्याग कर राम भगवान के साथ जुड़े, तो रेफ्यूजी थे, असाइलम सीकर थे, उनको सपोर्ट किया, भाई हम तुम्हें बचाएंगे और जब हम जीतेंगे तब हम तुम्हें वहाँ का राजा बनाएंगे। दिस इज नाउ कंसिडर्ड एज अ रूल of customary international law. UNHCR serves as a guardian of this convention and protocol of 1967. 1951 convention was also known as post second world war instrument. ठीक है, और इसके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि लोगों को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट? अभी हमने बोला क्या था वो। ठीक है, इट इज जनरली रिफर्ड टू द रेफ्यूजी प्रोटेक्शन। ठीक है, इट इज कोडिफाइड in article number 33 of refugee convention in regional refugee law instruments. The principle is included in several human rights treaty. ठीक है, okay, so this is very important कि भैया रेफ्यूजी को कोई भी तरीके से उसके कंट्री में unnecessarily फोर्सफुली भेजा नहीं जाएगा। अगर उसको वहाँ पे डर होगा, टॉर्चर कर रहा होगा, क्रूएल्टी होगी उसके साथ, या उसको कोई मार डाला जाएगा, अगर ऐसा होगा तो हम उसको रोकेंगे। ओके, व्हाट इज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ? ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इट रेफर्स टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस व्हिच आर अराइजिंग आउट ऑफ सडन प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग इन इंटरनेशनल फोरम, सो व्हिच इज जनरल प्रैक्टिस
एक्सेप्टेड बाय लॉ, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इसके पीछे हमें थोड़ी हिस्टोरिकल कहानियों पे जाना पड़ता है कि ऐसा पहले हुआ था क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से यू कांट किल द मैसेंजर, यस, फॉर एग्जांपल यू कैन से हनुमान जी व्हेन ही वेंट टू लंका में, तो उन्होंने लंका में जाके गलतियां करी थी, बट ही वाज अ मैसेंजर, सो ही कैन नॉट बी किल्ड। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल? यस। सबरीमाला का जजमेंट 2018 सितंबर में आया था दोस्तों। इट डिक्लेयर्ड प्रोहिबिशन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन of menstruating age into Sabrimala temple as discriminatory and it is against article number 14 and 15, ऐसा करके उन्होंने बोला था, ठीक है। But later on it was referred to you can say a bigger bench of 7 judges, yes or no, ठीक है, सॉरी 9 जज बेंच को इसको रेफर किया गया है दोस्तों। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये समझना 9 जज बेंच को ये रेफर किया गया है। आपको ये जो 7 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, 7 के 7 क्वेश्चंस होमवर्क में कर लीजिए दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ कुछ पेंडिंग केसेस हैं, लाइक मुस्लिम वुमेन फ्रॉम एंटरिंग मॉस्क, उसके बारे में भी बात होगी। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन दाऊदी बोहरा कम्युनिटीज, तो उसके बारे में भी बात होगी, ठीक है। बैन ऑन पारसी वुमेन हु हैव मैरिड टू सम अदर फेथ, ठीक है, तो उनको फायर टेम्पल में एंट्री नहीं देते, उसके बारे में भी बात की जाएगी। पर दोस्तों ये 7 क्वेश्चन स्टार मार्क कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पक्का कोई ना कोई तरीके से पूछा जा सकता है। सो दोस्तों, व्हाई द फेमस ज्यूरिस्ट फॉल्टेड द एक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनको लगता है कि रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो रेयर और लिमिटेड है। इन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू के द्वारा बोला कि ठीक है, वी आर यू कैन से नॉट पुटिंग अ काइंड ऑफ यू कैन से रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग एज ऑफ नाउ, इट इज स्टे ऑन द ऑर्डर, तो विच मीन्स अब वुमेन नहीं जा पा रही है। द टास्क ऑफ रिव्यू बेंच वॉज ओनली टू एसर्टेन दैट देयर वॉज नो अपरेंट एरर और ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन द ओरिजिनल जजमेंट। रिव्यू अगर करना था तो उनको बस ये देखना था कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं करी, उसको वापस से नया केस निकालना और नए तरीके से देखना, ये तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन ओपिनियन दैट लॉ ऑट टू बी डिसाइडेड व्हेन केसेस कम नॉट इन एंटिसिपेशन और प्रीएम्पशन ऑफ देयर कमिंग। तो जो लॉ डिसाइड किया गया वो हमारे पास जो लॉ है उसके बेसिस के ऊपर आगे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में ध्यान रख के नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम निकाली है विच इज कॉल्ड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। इट हैज 3 कैटेगरी ऑफ विटनेसेस बेस्ड ऑन थ्रेट परसेप्शन प्राइमरली टू रिड्यूस और एलिमिनेट सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, ठीक है। सो इफ यू आर अ विटनेस, ठीक है, और कोई आपको मतलब प्रेशर करेगा तो आप विक्टिम बन रहे हो ना, सामने से विक्टिम बन रहे हो। This attempts at ensuring that witnesses receive appropriate and adequate protection. The types of protection under the scheme are to be applied in proportion of threat and they are not expected to go on for infinite time. Limited time पे होगा, पर जितना आपको सामने लड़ाई होगी उसके मुताबिक होगा। नालसा has been constituted under this Legal Service Authorities Act 1987. They provide free legal services to weaker classes. दोस्तों, नालसा के चेयरमैन कौन है? इट्स एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन। बताइए दोस्तों, नालसा के चेयरमैन कौन है? ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन है। सो दोस्तों, ये नालसा इस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पे काफी मेहनत करेगा। देयर आर सेफगार्ड्स दैट विटनेसेस एंड एक्यूज्ड डू नॉट कम फेस टू फेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी देयर फॉर द सेफ्टी ऑफ विटनेस। बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्यूज सामने अगर विटनेस आ जाएगा तो क्या क्या उसको डरा सकता है, परेशान कर सकता है। विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर विल बी पास बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बेसिक फीचर्स सच एज कैमरा ट्रायल, यू नो कैमरा, इन कैमरा ट्रायल, ठीक है, इन कैमरा ट्रायल, ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। व्हाट इज इन कैमरा ट्रायल? विच मीन्स इन अ क्लोज्ड रूम, एनोनिमाइजिंग ऑफ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी 2 तरीके की होती है, यस, ठीक है। तो टेस्टिमनी जो होती है, एक होती है एक एविडेंस बेस्ड होती है जहाँ पे आप फिजिकल एविडेंस के मुताबिक होती है, और दूसरी होती है टेस्टिमनी जो आप एक ओपिनियन के द्वारा देते हो, ठीक है। एंड रेफरेंसेस टू विटनेसेस इन द रिकॉर्ड्स आर नॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007 के बारे में बात हो रही है दोस्तों। 2007 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। 2 साइड्स हैव एग्रीड टू कोऑपरेट क्लोजली विथ ईच अदर
on August 17, 2019, 720 megawatt of Mangdechu hydropower plant was commissioned और ये कमीशन ये ट्रीटी के तहत हुआ था। दोस्तों भूटान ने इंडिया के लोगों को अगर आना है तो उन्होंने वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया है। अब उनके ऊपर एक तरीके से पैसा भी देना पड़ेगा भूटान में एंटर करने के लिए और एक तरीके से वीज़ा भी चाहिए होगा। तो भूटान ने ये चेंजेस करे। भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए दोस्तों, और भूटान की करेंसी का नाम बताइए, भूटान का कैपिटल क्या है वो भी बता दीजिए। तमिल रेफ्यूजीज एंड डिमांड फॉर ड्यूअल सिटीजन्स। तमिल रेफ्यूजीज हैव बीन डिमांडिंग ड्यूअल सिटीजन्स। ओके, द प्रॉब्लम इज भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप तो है नहीं, ठीक है, कैसे होगा भाई? तमिल रेफ्यूजीज कहाँ पर है? श्रीलंका में है। दिस you can say that demand of dual citizenship is refused, ठीक है, क्यों refused? भैया इंडिया has only one system, that is single citizenship. Even the center amended Citizenship Act in 2003 to introduce OCI. दोस्तों OCI कार्ड और जो PIO कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है दोस्तों, ये कोई सिटीजनशिप का अधिकार नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों ये OCI और PIO कार्ड लेकर आए, वो भी कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का बेसिस नहीं है। हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप सिंगल है, दैट्स इट। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रिड्यूस फाइन्स फॉर ट्रैफिक वायलेशन, ठीक है, और ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मन मर्जी से ये फाइन्स रिड्यूस करने की कोशिश करी थी, तो ये बात हुई थी, ठीक है। और उस समय पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोर्ट ने बोल दिया था दैट दे कैन नॉट रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफेंसेस। Attorney General, country's top law officer, said that center is within the right to issue directions to states to implement law passed by the parliament. The Road Transport and Highway Ministry sought legal opinion through Law Ministry, ठीक है, soon after some of the state government including Gujarat had reduced fines for compoundable offence below minimum penalty, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने किया था ये दोस्तों, ये 1 सितंबर से आया था, ठीक है, एंड देयर आर 24 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस तो अभी तक आपको पता ही होगा, ठीक है, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पर सितंबर 1 इज अ डेट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए दोस्तों, क्या लॉ के मुताबिक ऐसा एक्सेप्टेबल है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल में 245, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल पार्ट ऑफ द कंट्री और इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द लिस्ट 1, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन मेक लॉ for whole part of the state under list 2 and list 3 is a concurrent list, and when there is list 3, okay, legislature can make a law under list 3 which violates law made by the parliament, then it will become void. So here we have a parliamentary supremacy coming. This is known as doctrine of repugnancy. क्या बोलते हैं उसको? doctrine of repugnancy. ओके, आर्टिकल नंबर 256, ठीक है, गिव्स पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, ठीक है, दे आर यू कैन से एक्सरसाइजिंग ऑल द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों अटॉर्नी जनरल ने बहुत क्लियर टर्म में बोल दिया था कि स्टेट्स कैन नॉट पास एनी लॉ और इश्यू एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू फिक्स दिस पेनल्टी। दोस्तों आज जो यूजीसी का केस चल रहा है ये उसी मतलब इसी कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है। यूजीसी कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस और नो, यूनिवर्सिटी का पूरा कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ यूजीसी। यूजीसी हैज एन ओवरराइडिंग पावर इन एनी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट अपनी मर्जी से लॉ बनाए कि भाई हम फाइनल ईयर की एग्जाम नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्जाम बाकी है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक से प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। दोस्तों आईपीसी एंड सीआरपीसी 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इवॉल्व्ड। सो आई एम श्योर यू नो दैट फर्स्ट लॉ कमीशन was established under the chairmanship of Lord Macaulay, और यही लॉर्ड मैकॉले है जिन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी धारा इंडिया में लगाई। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे दो तरीके के लॉ है, एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ व्हाइल आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर, ठीक है, हियर दे डिफाइन what is punishable against offenses, ठीक है, along with their punishment and penalty, ठीक है। It handles legal relationship between individuals
and between individual and the state. It defines people's rights and responsibility. While in the CRPC, it describes overall procedure which is to be followed in a criminal cases. ठीक है, and thereby it is called procedural law. It focuses more on the rules that are used to enforce various rights and responsibilities. So दोस्तों, ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है. यहाँ पे प्रोसीजर बताई जाती है, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है किसको ऑफेंस बोला जाएगा और उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगी. ठीक है दोस्तों, स्टैट्यूट बुक में आईपीसी सबसे पहले लगाया गया था. ठीक है, उसके बाद सीआरपीसी आया था. ठीक है, अक्टूबर 1860 में इट वाज यू कैन से इनेक्टेड, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 1862. ठीक है, फर्स्ट कोड ऑफ criminal procedure was enacted in 1861, which consolidated the law related to, you can say, criminal code, procedure to be followed for the investigation, trial of the offenses. ये सब होता है. ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट आया था दोस्तों. ठीक है, इट इज रिलीज बाय यूएन एफिलिएटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन. दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको यू कैन से सेकेंड सेशन में एक लिस्ट बना के दिया था अलग अलग रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट पब्लिश करने वाली एजेंसी, ये सर नो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा. पब्लिश करने वाली एजेंसी, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. यस, एग्जाम में सवाल आ सकता है. वेरी गुड. ऑफ 272 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्ल्ड वाइड, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ 17.5 मिलियन इंडियंस आउटसाइड द कंट्री. दिस इज ह्यूज. दिस इज ह्यूज. और इंडिया ऑल्सो रिसीव्ड हाईएस्ट रेमिटेंसेस ऑफ 78.61 बिलियन डॉलर. ठीक है दोस्तों, देखिए ये है कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेंट. यूएसए is a top destination with home to nearly 51 migrant people. More than half of the migrants live in Europe and Native America. ठीक है, and सबसे ज़्यादा इनवर्ड फॉरेन रिमिटेंस होता है चाइना में, सॉरी इंडिया में. दूसरे नंबर चाइना, तीसरा नंबर एक ऐसे मैक्सिको. आउटवर्ड फॉरेन रिमिटेंस यूएसए ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा लोग हैं. इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग, ठीक है, माइग्रेंट हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं. ग्रेट. ठीक है, and Manam Inidu, a beautiful mind, is a scheme launched by Tamil Nadu government which translates beautiful mind. ठीक है, an army of women from self-help group, they will be known as barefoot counselor. They will be going and spreading awareness about mental health, which is very important दोस्तों. They are part of Tamil Nadu government initiative for bringing about much needed change on a subject which is needed to be, you can say, corrected, because people think it to be a taboo. मेंटल हेल्थ, ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि आदमी पागल हो गया है. ना जी भैया, आदमी पागल नहीं है. हर एक आदमी को ज़रूरत है. जैसे आपको और मुझे कभी कभार बीमार हो गए, है ना, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आया, टेम्पररी ज़रूरत होती है ना डॉक्टर की. सेम इज केस मेंटल हेल्थ के लिए बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है. हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है, मुझे पड़ती है, आपको पड़ती है, सबको पड़ती है. तो इसके बारे में सबके साथ बात करना भूलना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. ठीक है ना. आज का सेशन हमने रिकॉर्डेड रखा था प्राइमरली बिकॉज ऑफ से इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू, बिकॉज ऑफ हैवी रेन. ओके ग्रेट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. डू नॉट मिस आउट टू टेक दिस PDF फ्रॉम protalentdigital.com. यहाँ से आपको मिलेगा. इसके साथ साथ CLAT 2020 का क्रैश कोर्स लेना भूलिएगा मत दोस्तों. ठीक है, दिस इज अवेलेबल एट 3129 रुपीज. 15 अगस्त तक बिल्कुल लेना भूलिएगा मत, नहीं तो उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा 7129. आपके पास 3129 में पूरा का पूरा कोर्स, अगर आप दिन में 12-13 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो तो ये कोर्स आपके लिए बड़ा फायदेमंद है. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे.